हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आज चर्चा करूंगा चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 से संबंधित, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ देखेंगे कि चार्टर एक्ट जो 1813 आया, उसके लिए पूरी तरह से नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली जो है जिम्मेदार थी। उतना ही नहीं, नेपोलियन की महाद्वीपीय नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली के कारण ही देखिएगा कि कंपनी के एकाधिकार को क्या किया गया था, 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया था। तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि आखिर क्या चीजें था नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली में, क्या चीजें था जिसके कारण जो है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना पड़ा। उतना ही नहीं, नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली का प्रभाव सिर्फ चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 पर नहीं पड़ा, बल्कि 1833 का चार्टर एक्ट भी उससे अछूता नहीं रहा और इसको भी उन्होंने प्रभावित किया। तो सबसे पहले देखेंगे कि नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली क्या चीजें थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उस समय जो है देखेंगे कि नेपोलियन जो है जिस तरह से ब्रिटेन को समझ रहा था, ब्रिटेन में उस समय औद्योगिक क्रांति थी। क्या थी? औद्योगिक क्रांति। मिस अब औद्योगिक क्रांति का मतलब समझ ही रहे हैं कि वहाँ उद्योग धंधे बहुत तेजी से विस्तार हो रहा था, वहाँ प्रोडक्शन बहुत हाई पर था। तो अगर उद्योग में उत्पादन बहुत अधिक होगा और उसका बाजार नहीं होगा तो क्या होगा बताइए? जब उद्योग बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो नेपोलियन ने देखा कि इसको जो है क्या करना है, अगर ब्रिटेन को मारना है या युद्ध में हराना है तो उसको जो है मैदान के युद्ध में नहीं हराना है, उसको क्या हराना है, उसको जो है व्यापार का युद्ध में हराना है। किसमें हराना है? व्यापार के युद्ध में। क्योंकि नेपोलियन इस बात को समझ रहा था कि इंग्लैंड में जो है औद्योगिक क्रांति आई हुई है, जिसके कारण उद्योग का विस्तार हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। अगर उसका बाजार को हम बंद कर देते हैं तो वह उस सामान को बेचेगा कहाँ? अगर सामान बिक ही नहीं पाएगा तो उत्पादन का क्या मीनिंग होगा? मीन्स अगर बाजार उसको नहीं होगा तो सामान बिक नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उत्पादन घट जाएगा, उद्योग धंधा जो है मंद हो जाएगा, बेरोजगारी वहां आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी और इस तरह को हम ब्रिटेन को क्या करने में, तबाह करने में कामयाब हो जाएंगे। यही चीजें था नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली। मीन्स इसके द्वारा वो चाहता था कि इंग्लैंड को युद्ध के मैदान के बजाय आर्थिक रूप से बर्बाद कर उसको घुटने टेकने के लिए मजबूर करना। मीन्स तो अब वो क्या किया, इसके लिए क्या किया, इसके लिए उन्होंने जो है महाद्वीपीय प्रणाली लाया। अब पूरे यूरोप महाद्वीप में उसके बाजार पर जो है पूरे यूरोप में जो है ब्रिटेन के सामान को बेचने के लिए क्या कर दिया, रोक लगा दिया। अब चूंकि ब्रिटेन बहुत बड़े मात्रा में जो है सामान का उत्पादन कर रहा था, बहुत ज्यादा मात्रा में, और वो उत्पादन कर रहा था, उसका बाजार है ही नहीं था। तो क्या करता है, अब ब्रिटेन का व्यापारी जो है खूब सामान को क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, यूरोप में बेच नहीं सकता था वो, तो कहाँ बेचेगा? भारत में जो है, भारत में ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिए हुए था। कि क्या दिए हुए था? एकाधिकार। मीन्स भारत में जो है व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, ब्रिटेन की कोई अन्य कंपनी नहीं कर सकती है। अब सोचिए, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएंगे कि उत्पादन बहुत हो रहा है, यूरोप ने जो है उस पर रोक लगा दिया है। किस पर? सामान बेचने पर। तो जब यूरोप जो है पूरी तरह से रोक लगा दिया है, भारत में सिर्फ एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को है। मीन्स भारत के साथ व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, तो अन्य जो व्यापारी है ब्रिटेन के, वो कहाँ करेगी? तो उन्होंने सरकार पर क्या किया, सरकार पर उन्होंने दबाव डाला कि भाई हम मेरा जो उत्पादन है, मेरा जो प्रोडक्शन है, हम उसको कहाँ बेचे। सरकार भी सोचा कि सही बात है, यूरोप ने जो है रोके लगा दिया है कि हमारे यहाँ नहीं बेच सकता है। उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार, भारत में एका ही अधिकार ही है, तो हम कहाँ बेचे? तो इसी के कारण जो है भारत में फ्री ट्रेड मीन्स मुक्त व्यापार का दबाव बढ़ा। तो वहां ब्रिटेन के उद्योगपति ने कहा कि ऐसा कीजिए, भारत में ही मुक्त व्यापार कर दीजिए, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अन्य लोग भी व्यापार कर सके। कहा कि ये तो बात सही, बहुत अच्छा कह रहा है। उन्होंने क्या कहा कि इसके लिए तो जो है एक अधिनियम बनाना पड़ेगा। इसी के लिए जो है एक चार्टर अधिनियम बनाया 1813, और जिसके तहत जो है क्या किया गया, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया। अब समझ गए होंगे
कि 1813 का चार्टर एक्ट क्यों आया और उसके तहत जो है क्या हुआ। उसके तहत कंपनी के एकाधिकार समाप्त हो गया, क्योंकि अन्य लोग भी अब जो है, अब जब ये समाप्त हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ अन्य जो व्यापारी है वो भी भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। बट शर्त था कि चाय का व्यापारी, चाय का एकाधिकार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा, और चीन के साथ भी जो है व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। मीन्स चीन के साथ एकाधिकार रह गया और भारत के साथ चाय का रह गया। मीन्स चाय का व्यापार जो है सिर्फ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी, चाय का व्यापार कोई दूसरा नहीं कर सकता था। इसके सिवा सारे एकाधिकार को समाप्त किया गया था। दूसरी बातें थी कि ये चीजें कि ईसाई मशीनरी को जो है, ईसाई मशीनरी के जो धर्मांध लोग थे, उसका जो धार्मिक लोग थे, वो सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि आप एक ऐसा कानून बनाइए जिसके तहत जो है भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, ताकि जो है ईसाई धर्म का क्या हो, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो। उसी के तहत क्या किया गया, उसी के तहत जो है ब्रिटिश सरकार ने ईसाई मशीनरियों के लिए धर्म प्रचार की एक कानूनी अधिनियम पारित कर दिया, और अब जो है कानून के तहत ईसाई मशीनरी भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता था। तो इस तरह से देखें कि चार्टर एक्ट अधिनियम 1813 के तहत एक तो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, और चाय और चीन के साथ एकाधिकार को रहने दिया गया, और दूसरा कि ईसाई मशीनरी को धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कानूनी मान्यता दी गई। अब देखेंगे जो इसके बाद इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट आया है वो है 1813 का चार्टर एक्ट। अब 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मेन चीजें देखिए, हम सबसे पहले आपको ये समझाएंगे कि अगर कोई भी चार्टर एक्ट आया, जैसे अभी बताया ना कि चार्टर एक्ट 1813 आया, तो उसके पीछे लॉजिक क्या था, उसके पीछे संकल्पना क्या था, उद्देश्य क्या था, जरूरत क्या थी। तो जरूरत के रूप में बताया कि नेपोलियन के महाद्वीपीय प्रणाली के कारण जो है फ्री ट्रेड का जो है दबाव बढ़ा सरकार पर, तो चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके फ्री मुक्त व्यापार किया गया। उसी तरह से हम देखेंगे कि 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, ये आने का क्या कारण था, इसके पीछे उद्देश्य क्या था, आवश्यकताएं क्या थी। तो देखिए, सबसे पहले था कि प्रशासन को और अधिक केंद्रीकृत करना। प्रशासन को और अधिक केंद्रीकृत करने का कोशिश क्यों किया जा रहा था, इस चीज को समझिए। तो देखिए, जैसे जैसे मीन्स 1765 से देखिए, 1764 का बक्सर का युद्ध, 1765 से संधि होता है, इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद के संधि के तहत जो है जानवे करते हैं कि जो द्वैत शासन प्रणाली लाया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। तो 1765 से 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बहुत बड़ा क्षेत्र का विस्तार कर लिया था, बहुत बड़ा। अब सोचिए, जब बहुत बड़ा क्षेत्र का विस्तार किए हों और उसमें प्रशासन करने का, उस पर जो है कानून क्रियान्वित करने के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती तो खड़ा होगा ना। तो देखा कि इतना बड़ा भूखंड जो है अब अधिकार क्षेत्र में आ गया है, तो इस पर प्रशासन कैसे किया जाए। तो उन्होंने देखा कि देखो, सबसे पहले क्या करो, केंद्रीकृत करो। क्या करो, केंद्रीकृत। मीन्स सबसे ऊपर में जो है कंट्रोल करने वाला होगा, उसके बाद जो है इसके नीचे कंट्रोल करने वाला होगा, इसके नीचे, मीन्स ये जो है इस सबको कंट्रोल करेगा, ठीक है। ताकि केंद्र का नजर जो है नीचे तक रहे और कहीं पर किसी तरह का मिस्टेक ना हो। तो एक चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, क्या किया गया कि प्रशासन को और केंद्रीकृत किया गया। क्या किया गया, केंद्रीकृत किया गया। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के कारण जो है मुक्त व्यापार की मांग बढ़ने लगा। अभी बताए थे कि वहां औद्योगिक क्रांति जब हुआ, दो चीजें, एक तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, दूसरा नेपोलियन ने महाद्वीपीय प्रणाली के द्वारा जो है यूरोप के बाजार में जो है ब्रिटेन के सामान को बेचने पर बंद कर दिया। अब बंद कर दिया, अब औद्योगिक क्रांति के कारण खूब प्रोडक्शन हो रहा था, तो बेचे कहाँ। तो इसके कारण जो है क्या किया गया, इसके कारण जो है फ्री ट्रेड पूरी तरह से जो है लाने का एक प्रयास किया गया, ताकि जो है अन्य व्यापारी भी यहाँ क्या कर सके, अन्य व्यापारी भी सामान को बेच सके। दूसरी चीजें था कि भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग प्रकार के कानून होने के कारण
एक भ्रम की स्थिति हमेशा रहती थी। देखिए अब यहाँ कानून दूसरा है, वहाँ कानून दूसरा है, वहाँ कानून दूसरा है, तो शासन में परेशानी होगी कि नहीं होगी। वहाँ उसके उस कानून के तहत जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा, यहाँ इस कानून के तहत ट्रीटमेंट किया जाएगा, यहाँ उस कानून के तहत। तो सबसे पहले तो आपको तीनों कानून पढ़ना है। अगर एक कानून है तो एक एक कानून पढ़ना पड़ेगा, सजा देना है तो एक एक कानून के तहत देंगे। इसीलिए हर जगह का हर तरह का कानून था, उसको खत्म करने के लिए और उसको एकीकृत करने के लिए कानूनों को और उससे जो भ्रम की स्थिति पैदा होती थी उसको दूर करने के लिए कानून का संहिताकरण करना जरूरी था, कोडिंग करना जरूरी था। उसी के कारण आया ना बहुत सारे हिंदू मैरिज एक्ट देखिएगा आया, सीआरपीसी आया, आईपीसी आया, इस बहुत सारे तरह का कानून आया जो केंद्रीकृत थी, जो संहिताबद्ध थी। तो इस तरह का देखे कि उद्देश्य क्या था कि प्रशासन को और अधिक केंद्रीकृत करना, क्योंकि उसका विस्तार बहुत बड़ा हो गया था। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना था, क्योंकि जो है औद्योगिक क्रांति के कारण उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा था और नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली के कारण जो है तो यूरोप में सामान बेचना जो है ब्रिटेन को बंद हो गया था। सबका बहुत सारे क्षेत्र का कानून अपना अपना था, जिसके कारण क्या हो रहा था, भ्रम की स्थिति हो रही थी, परेशानियां हो रही थी कानून व्यवस्था बनाए रखने में, जिसके कारण कानून का संहिताबद्ध करना आवश्यक था। इसके लिए सरकार ने क्या किया, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या किया, ये चीजों को अब देखेंगे। तो देखेंगे कि इसके लिए सरकार ने बहुत सारे 1833 का चार्टर एक्ट के तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए। प्रावधान क्या क्या चीज किया गया, कंपनी का व्यापारिक स्वरूप को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। कहा कि देखो अब क्षेत्र का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए व्यापार का अब जो है तुम व्यापार करना बंद कर दो, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा। और कहा कि अब आप जो है शुद्ध प्रशासन को देखो, मीन्स अब सिर्फ कंपनी का मीन्स 1833 के चार्टर एक्ट के बाद कंपनी का अधिकार सिर्फ प्रशासनिक रह गया, मीन्स वो प्रशासन देखता था, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया। कहा कि व्यापार अब वो सब बाकी जो व्यापारी है उसको करने दो, तुम व्यापार छोड़ो, ठीक है। तो इसके तहत जो है कंपनी का व्यापारिक स्वरूप समाप्त हो गया, व्यापार करने का अधिकार समाप्त हो गया। अब यह शुद्ध रूप से प्रशासनिक हो गया, मीन्स प्रशासन सिर्फ देखता था। चीन और चाय के साथ जो एकाधिकार था, इससे पहले बताए थे कि 1813 के तहत जो फ्री ट्रेड पॉलिसी लाया गया, जिसके तहत चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार को एकाधिकार रहने दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, बाकी खत्म कर दिया गया था। बट 1833 का चार्टर एक्ट में ये जो चीन और चाय का एकाधिकार था व्यापार का, वो भी क्या कर दिया गया, वो भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एक बताए थे कि प्रशासन को केंद्रीकृत करना, तो केंद्रीकृत करने का काम जो है 1773 में भी किया गया था। कैसे किया गया था जो बताते हैं, बताए थे ना कि जितने प्रांत था सबका अपना गवर्नर होता था, सब अपना कानून बनाता था। जैसे बंगाल का गवर्नर है तो बंगाल वो अपना बनाएगा, मद्रास का है तो अपना बनाएगा, बॉम्बे का है तो अपना बनाएगा। लेकिन 1773 का जो चार्टर एक्ट आया, तो 1773 में देखे होंगे कि बंगाल का गवर्नर अब जो है बंगाल का गवर्नर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया था। क्या हो गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। अब बंगाल का गवर्नर जनरल मद्रास को भी कंट्रोल करता था और बॉम्बे को भी कंट्रोल करता था। तो मीन्स बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल हो गया, जो मद्रास को भी कंट्रोल कर रहा है, बॉम्बे को भी कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह से देखेंगे कि केंद्रीकृत करने का प्रयास जो है 1773 में ही किया गया था, बट इसको पूरी तरह से केंद्रीकृत करने का 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया, जिसमें क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मीन्स बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था, वो बना था, फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंगस। कौन था, वारेन हेस्टिंगस। कब, ये 1773 में, जिसमें जो है बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। और फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंगस। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ कि बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। अब फर्स्ट गवर्नर जनरल भारत का कौन बना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन बना,
लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरह से देखते हैं कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जिसको 1773 में बनाया गया था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया। क्या हो गया? अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गया, और कानून बनाने का अधिकार यही गवर्नर जनरल को हो गया। मीन्स यही गवर्नर जनरल पूरे भारत से संबंधित कानून बना सकता था। मीन्स एक केंद्रीकृत कानून था। मीन्स गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल ने जो कानून बना दिया वो पूरे भारत पर लागू हो सकता था। ठीक है, देखा कि देखो अब जो है क्षेत्र का विस्तार हो गया है, यहाँ लोगों का संख्या बढ़ गई है, इसलिए कानून भी अब बनाया जाए, और उसके लिए एक विधि आयोग की स्थापना किया गया। क्या किया गया? विधि आयोग का। अब गवर्नर जनरल का परिषद में प्रथम विधि आयोग कौन बना था? लॉर्ड मैकाले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट जो है प्रथम विधि सदस्य कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इसी समय जो है जाति, धर्म, रंग के आधार पर सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी समय पारित किया गया कि किसी भी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर, ये सारे आधार पर जो है सरकारी सेवा से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। उतना ही नहीं, इसी समय हालांकि देखिएगा कि 1953 के चार्टर एक्ट में उसको लागू किया गया, बट खुली प्रतियोगिता शुरू करने का प्रयास कब किया गया था? ये 1833 में किया गया था। खुली प्रतियोगिता मीन्स जैसे आज खुली प्रतियोगिता होता है, जितना वैकेंसी होता है बता दिया जाता है कि दरोगा का या बीपीएससी का इतना वैकेंसी है, हर कोई फॉर्म भरता है, जिसका सिलेक्शन हुआ वो हो गया। तो ये प्रक्रिया की शुरुआत जो है 1833 में ही किया गया था। बट देखिए, जब 1833 में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी का डायरेक्टर होता था, 24 डायरेक्टर, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था इसका काफी विरोध किया। किसका? खुली प्रतियोगिता का। कहा नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम पक्षपाती कैसे कर पाएंगे? बीओडी के पक्षपाती के कारण ही तो जो है 1765 से लेकर 1773 तक काफी लूट मचाया था, जिसके कारण 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। तो ये कहा कि नहीं, खुली प्रतियोगिता के आधार पर हो जाएगा तो मेरा तो पावर खत्म हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने खुली प्रतियोगिता का विरोध किया, जिसके कारण जो है 1833 में खुली प्रतियोगिता नहीं आ पाया। उतना ही नहीं, दास प्रथा को समाप्त करने का भी प्रयास 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही किया गया था। बट दास प्रथा को समाप्त नहीं किया गया, मैंने शुरुआत किया गया कि दास प्रथा को समाप्त कर दें, बट इसको पूरी तरह से समाप्त कब किया गया? 1843 में। उस समय एवन बरो कौन था? एवन बरो गवर्नर जनरल था। ठीक है, मीन्स एवन बरो के समय में जो है दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त किया गया। तो इस तरह से देखें कि हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी के रूप में आया था, उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, मीन्स जो डायरेक्टरों का समूह था, उन्होंने काफी उत्पात मचाया। उत्पात मचाने के कारण एक तरफ तो जो जहां कंपनी के अफसर लोग काफी धनी बने हुए, वहीं कंपनी क्या हुआ? कंपनी घाटा में गया। काफी घूसखोरी, वो करप्शन इत्यादि को बढ़ावा मिला, जिसके कारण 1773 में क्या करना पड़ा? 1773 में जो है एक चार्टर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, जिसके तहत जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर थोड़ा सा अंकुश लगाया गया, जिसमें बताया हुआ कि राजस्व से संबंधित, नागरिक से संबंधित सूचना ब्रिटिश सरकार को देना उसका कर्तव्य हो गया था। ठीक है, उसके बाद देखें कि 1784 में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के और जो है पावर को क्या किया गया? सीमित किया गया, जिसके तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल लाया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया आधा पावर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आधा पावर को किसको दे दिया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया था। उतना ही नहीं, जब नेपोलियन की महाद्वीपीय प्रणाली आई, जिसके तहत जो है यूरोप में जो है यूरोप के बाजार में ब्रिटेन का सामान बिकना बंद हुआ, जिसके कारण जो 1813 में फ्री ट्रेड पॉलिसी लाना पड़ा, और कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके जो है भारत में व्यापार करने के लिए सभी व्यापारियों को क्या दिया गया? स्वतंत्र छूट दिया गया। 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, जिसमें काफी बदलाव हुआ, प्रशासन को एक केंद्रीकृत किया गया, मुक्त व्यापार किया गया, चीन और चाय का एकाधिकार जो था उसको समाप्त किया गया।
बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया। कंपनी का स्वरूप अब व्यापारिक स्वरूप पूरी तरह से खत्म हो गया, अब सिर्फ प्रशासनिक बचा। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को हो गया। उसी समय विधि आयोग की स्थापना की गई और गवर्नर जनरल का परिषद में प्रथम विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। तो इस तरह से देखेंगे कि 1833 में बहुत सारे आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 1833 के बाद देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, जो चार्टर अधिनियम, जिसमें जो है और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। आज इतना ही।